ठीक है, so let's start the session. Biocontrol agents and biofertilizers, and this is the session number 4 of this chapter. So before starting today's session, cow dung के बारे में किस किस को पता है that we produce biogas from it, है ना? सब लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा लोअर क्लासेस में कैसे काउ डंग से प्रोड्यूस किया जाता है बायोगैस, isn't it? So let us study importance of cow dung. ठीक है? भाषाओं में अलग अलग बोलते होंगे। और डंग केक्स कह देते हैं हम। दीवारों पे ऐसे ऐसे उसे लिखा दिया गया है, तो कभी हैरानी हुई आपको देख के कि क्यों करा है ऐसा? इसके सूखने के बाद इसे ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उपले जलाए जाते हैं चूल्हे में और उस पर रोटी बनाई जाती है, भोजन पकाया जाता है। सो दैट मीन्स जो काउ डंग है या एनिमल्स का जो डंग है, काउ कह लीजिए या बफलो कह लीजिए, इसका बहुत सारा इस्तेमाल होता है। क्या आपको पता है? Have you heard of the गोबर गैस प्लांट्स और द बायोगैस प्लांट्स? वही डिस्कस करना है अभी हमने इन बैक्टीरिया के बारे में। कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट टेंस में जो गैसेस बना रहे हैं। ओके, र्यूमिनेंट्स, र्यूमिनेंट जानवर कौन से होते हैं? हमने पढ़ा भी था क्लास 11th में। र्यूमिनेंट्स जो र्यूमिनेशन शो करते हैं, र्यूमिनेंट्स दे शो र्यूमिनेशन। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये जो जानवर है ना, ये र्यूमिनेट करते हैं। हिंदी में हम इन्हें जुगाली करने वाले जानवर कहते हैं। आपने गाय भैंसों में अक्सर देखा होगा, चारा खा जाने के बाद फिर वो अपना मुंह ऐसे ऐसे मुंह चलाती रहती है ना, झाग झाग से गिरती रहती है उनके मुंह से। दैट इज र्यूमिनेशन। उनका जो स्टमक होता है ना, र्यूमिनेंट्स का कंपाउंड होता है। दे हैव कॉम्प्लेक्स स्टमक और कंपाउंड स्टमक। स्टमक के अलग अलग चैम्बर्स होते हैं, र्यूमेन, रेटिक्यूलम, ओमेसम, एब ओमेसम। र्यूमेन एंड रेटिक्यूलम चैम्बर्स जो है, इसमें सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम उन्हें कलेक्टिवली मिथेनोजेंस कह देते हैं, मतलब मिथेन गैस जनरेट करेंगे। गाय भैंसे जो है, इनके चारे का जो मुख्य पार्ट है, दैट इज फॉडर जो है हम कहते हैं इनका, उसमें सेलुलोज है। तो भाई हम तो सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो ये रूमिनेंट सेलुलोज कैसे डाइजेस्ट करते हैं? देयर कॉम्प्लेक्स स्टमक, रूमेन एंड रेटिकुलम चैम्बर्स, दे हैव सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। ठीक है जी। मिथेनोजेंस हैं। अब इसके साथ साथ मतलब मिथेन गैस भी प्रोड्यूस होती है। यही कारण है आप गाय भैंसों के आसपास खड़े होंगे तो आपको एक बदबू भी आएगी, एक स्मेल आएगी, बिकॉज मिथेन गैस उनके मुंह से और एनस से निकलती रहती है लगातार। सो काउ डंग जो है, इट इज हैविंग मिथेनोजेंस, मिथेनोबैक्टीरियम। रिमेंबर द नेम ऑफ दिस बैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरियम प्रेजेंट है। और मिथेनोबैक्टीरियम ही बायोगैस या गोबर गैस बनाता है। Most commercial use of cow dung is in the production of biogas, है ना? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काउ डंग में प्रेजेंट होते हैं इन द स्टोमक ऑफ द काउ मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, है ना? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दीज मिथेनोजेंस? दे प्रोड्यूस मीथेन गैस। मिथेनोजेंस प्रेजेंट ही होते हैं काउ डंग में, और काउ डंग को जब हम यूज करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, तो दे कैरी आउट द एनएरोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, जिससे कि मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है। ओके, सो दिस मीथेन गैस कैन बी यूज्ड एज बायोगैस सिंपली, ठीक है।
So major commercial use of cow dung is to produce the biogas. So let us study the process of biogas production. Watch the video. जो है ये और उसके साथ साथ मीथेन गैस भी हमें यहां से मिल रही है. When you say biogas, it's a mixture of different gases. It has methane, it is having hydrogen, it is having carbon dioxide also. Right? बायोगैस का इस्तेमाल कहां हो रहा है? खाना पकाने में, लाइटनिंग में, लाइटिंग में भी है, स्ट्रीट लाइट्स भी है ऐसी बनाई गई हैं जो बायोगैस से चलती हैं. फ्यूल के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब बहुत फायदे हैं भाई बायोगैस के. बायोगैस इज ए मिक्सचर ऑफ मीथेन, और कितना होता है मीथेन? 70%, कार्बन डाइऑक्साइड 10% एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ अदर गैसेस एज वेल. बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग, लाइटनिंग एंड एज ए फ्यूल. ठीक है, तो क्या किया जाता है बायोगैस प्रोडक्शन में? हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है. ठीक है, लाइवस्टॉक वेस्ट, ठीक है, गोबर हुआ, बाकी चीजें हुई, ठीक है, क्रॉप्स, उनमें भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, हम यूज कर सकते हैं. वेस्ट वाटर भी हम यूज कर सकते हैं, और फूड वेस्ट जो है वो भी हम यूज कर सकते हैं. तो कोई भी चीज जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है हम यूज कर सकते हैं फॉर बायोगैस फॉर्मेशन. ठीक है, तो हमने गोबर गैस प्लांट का स्ट्रक्चर तो पढ़ा था, बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर तो पढ़ा था. एनएरोबिक डाइजेस्टर होता है इसमें. व्हाट इज देयर? एनएरोबिक डाइजेस्टर में क्या होता है? ठीक है, वहां पे होते हैं मिथेनोजेंस. एंड व्हाट आर मिथेनोजेंस? एनएरोबिक बैक्टीरिया, है ना. तो ऑर्गेनिक मैटर जो वहां पे प्रेजेंट होता है, दे कैरी आउट द एनएरोबिक डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, और उससे क्या प्रोड्यूस होता है? मीथेन गैस. मीथेन गैस इज द बायोगैस. उसके बाद जो बचा हुआ मैटर होता है, इट इज कॉल्ड एज द डाइजेस्टेट. ठीक है, तो बायोगैस को हम यूज कर सकते हैं फॉर हीट, इलेक्ट्रिसिटी. बायोमीथेन आजकल यूज होता है, ठीक है, फ्यूल्स में, इन द कार्स, व्हीकल्स, और गैस ग्रिड्स में भी यूज होता है. ठीक है, और डाइजेस्टेट जो है इट कैन बी यूज्ड एज फर्टिलाइजर, सॉइल अमेंडमेंट कहें, या फिर लाइव स्टॉक बेडिंग कहें. मवेशियों के लिए, गाय भेड़ के लिए जो बेडिंग होती है उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द examples how we can transform the bio wastes into the useful purpose. ठीक है, कोई डाउट यहां तक? बताइए. So biogas is a renewable source of energy. It is environmental friendly and does not exhaust. तो renewable energy के बारे में आपने लोअर क्लासेस में तो जरूर पढ़ा होगा. ठीक है, सो व्हाट इज रिन्यूएबल एनर्जी? बताइए. सर जैसे ना कि रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स ना कि उसका यूज करके हम जैसे कुकिंग गैस बनाते हैं, लाइटनिंग के लिए यूज करते हैं, यही इसका मतलब होता है रिन्यूएबल. तो वेस्ट कुकिंग गैस जो प्रोडक्ट्स है आपका रिन्यूएबल है? या सर ये कुकिंग गैस नहीं, जैसे ना गोबर गैस वाला जो प्लांट बैठाते हैं उससे भी ना हम यस यस यस. कुकिंग में यूज करते हैं. सर यस रिन्यूएबल रुचि. मीन्स हम फिर से उसको बना सकते हैं, अगर एक बार वो खत्म हो यस जाए तो हम फिर से उसे बना सकते हैं. इट्स यस रिन्यूएबल. रुचि. या फिर सर बार बार उस प्रोसेस को करके हम बना सकते हैं, मेरा भी कहने का मतलब. यस, जतिन भी करेक्ट है. इट इज रेप्लिनिशेबल. या ठीक है, जिसको हम रीजनरेट कर सकें फिर से. ठीक है, सो दैट इज जनरेटेड बाय नेचुरल प्रोसेसेस एंड इज कॉन्स्टेंटली रिन्यूअड. उसको हम रिन्यूएबल सोर्स कहेंगे, है ना. तो सनलाइट, वाटर, विंड, ये चीजें जो हैं दे आर रिन्यूएबल. ओके, तो बायोगैस जो है ये भी रिन्यूएबल है, क्योंकि ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कितनी बार उसको रिन्यू कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स सॉल्व ए क्वेश्चन.
मिथेनोजेंस मेनली प्रोड्यूस डैश बाय एक्टिंग ऑन डैश। तो 4 ऑप्शंस हैं, आपको फिल इन द ब्लैंक्स से चूज करना है। पाँच सेकंड है आपके पास। 8 स्टूडेंट्स ने अभी तक सही जवाब दिया है। सायन, सिद्धि, अभिरूप, जतिन, रोहन, रिदा, आरफा, दीक्षा, यू आर करेक्ट। बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया है। कृष्णा, अर्पिता, आपने जवाब नहीं दिया है। व्हाट इज द रीजन? सो ट्राई। ओके, डोंट वरी इफ इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो देखिए मीथेन सेल्यूलोजिक मटेरियल को एनारोबिक डाइजेस्ट किया जाता है। सर वो क्लास से ऑटोमेटिकली आउट हो गए थे। ओके ओके, नो इशू अर्पिता, आई नो यू आंसर। ठीक है, तो इट हैपन्स। तो उनके लिए जो अटेम्प्ट नहीं करते हैं, डोंट वरी, मैं कभी भी आपका नाम डिस्प्ले नहीं करूंगा कि आपका गलत हुआ है। अटेम्प्ट कीजिए आप। ओके, इट्स फॉर योर ओन बेनिफिट। तो देखिए मिथेनोजेंस की बात करें, माइक्रोब्स हैं, दे बिलोंग टू डोमेन आर्के बैक्टीरिया। ठीक है, और ये प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स हैं। दे आर ओब्लिगेट एनारोब्स that can only respire in absence of oxygen to produce the energy, and they can produce methane anaerobically। ठीक है, काउडंग में मिथेनोजेंस होते हैं और बाकी ऑर्गेनिक मैटर जो है उस पर फीड करते हैं ये मिथेनोजेंस एनारोबिकली और मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो देखिए डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म द Sir, you are not audible and visible. यस सर, सेम हियर। now I am audible। Sir. Yes, sir, you are audible. ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ठीक है, ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट ऑलरेडी इन द ऑर्गेनिक मैटर। ओके, मिथेनोबैक्टीरियम बैक्टीरिया हैं, दे प्रोड्यूस मीथेन एंड वाटर। ओके, दिस इज द केमिकल इक्वेशन दैट रिप्रेजेंट्स मीथेन प्रोडक्शन इन ए बायोगैस प्लांट। ओके, so there are certain institutes that have played a prominent role in setting the biogas plants। ठीक है, technology of biogas production was developed in India mainly due to the efforts of Indian Agriculture Research Institute first and Khadi and Village Industries Commission Limited। ठीक है, तो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं, इनकी वजह से डेवलप हुआ है बायोगैस प्लांट्स इन द रूरल एरियाज। ओके, तो अभी भी बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं बिकॉज इट इज ए सोर्स ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी। Near the cowshed, we also saw the huge biogas plant। तो क्या होता है बायोगैस प्लांट में? हम काउ डैंग और वाटर देते हैं, वो जाता है स्लरी टैंक में। स्लरी टैंक में ऑर्गेनिक मैटर होता है,
ठीक है, काउ डंग, वाटर, बाकी ऑर्गेनिक चीजें, प्लांट्स के पार्ट्स, ओके। फिर इस स्लरी को ट्रांसफर किया जाता है इनटू ए डाइजेस्टर, ठीक है। डाइजेस्टर्स के बाद कहां पे जाता है ये, ओके। डाइजेस्टर में क्या होता है, एनएरोबिक डाइजेशन, ठीक है। एनएरोबिक डाइजेशन होती है, और इस एनएरोबिक डाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होता है, बायोगैस। बायोगैस क्या है, मीथेन है, ठीक है, जिसको हम आउटलेट के जरिए कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और डाइजेस्टर जो होता है उसको हम स्लज टैंक में लेते हैं, स्लज टैंक से बाद हम इसको एज फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बायोगैस प्लांट। याद रहेगा ना सबको? सर यस यस, बताइए। ये डाइजेस्टर में एनाएरोबिक डाइजेशन होता है, उसके बाद बायोगैस बन जाता है, तो यस, स्लश टैंक में क्या होता है फिर? इधर दिया हुआ है स्लज ना कि टैंक बायोगैस। जो जो है ना डाइजेस्टर, इसमें 100% डाइजेशन मत होगी, है ना। डाइजेशन होती है, गैस प्रोड्यूस होता है, बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन होता है ना वो जाता है स्लज टैंक में, ठीक है, जिसको हम बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं, बाकी पोर्शन जो होता है, ठीक है, डाइजेस्टेट जिसको कहते हैं। ओके सर। यस। तो देखिए, अब मुझे बताइए, स्टडी द गिवन डायग्राम ऑफ ए बायोगैस प्लांट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आपके पास ए, बी, सी, डी और ई है, आपको लेबल करना है नोटबुक पे, उसके बाद में आपको ऑप्शंस पोस्ट करूंगा, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखना है, आपको नोटबुक पे ही लिखना है, ठीक है, सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू आंसर। It's done. ओके, तो मैं ऑप्शंस पोस्ट कर रहा हूँ। So you have 1 minute and 30 seconds. You can answer. ओके, तो 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। ऐश्वर्या, आरफा, रोहन, अविरूप, जतिन, सिद्धि, हृदा एंड एक और स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, उसका नाम डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है। So it is option C, a charge pit for cattle, dung and water.
पिट फॉर स्पेंट स्लरी, गैस होल्डर, डाइजेस्टर और ई हो गया बायोगैस आउटलेट। ठीक है, सो दिस इज द सर मेरा स्ट्रक्चर भी ऑफ ए सही था। बायोगैस प्लांट। आपका नेम नहीं डिस्प्ले हो रहा है इसीलिए। ठीक है, किसको? ओके, तो देखिए ए है चार्ज पिट फॉर केटल डंग एंड वाटर। ठीक है, जहां पे हम यूज करते हैं चीजें जिसको हमें डाइजेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद दिस इज पिट फॉर स्पेंट स्लरी, जो यहां से रिलीज होगा। सी इज द गैस होल्डर, ये डाइजेस्टर है जहां से काउडंग वगैरह आएगा जिसकी डाइजेशन होगी। ठीक है, डाइजेशन के बाद हम इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, यहाँ से हम इसको बायोगैस बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। दिस इज द गैस होल्डर और यहाँ से आउटलेट होता है जहां से हम कलेक्ट कर सकते हैं बायोगैस। ठीक है, slurry tank is for feeding the slurry of cow dung and wastewater, other organic molecules into the digester, where microbes act on slurry to produce the biogas. तो यहाँ से होता है slurry tank। slurry tank का जितना भी मटेरियल होता है डाइजेस्टर में जाता है। स्लज टैंक जो कि बी था, ठीक है, इट इज फॉर कलेक्टिंग स्पेंट स्लरी विच कैन बी यूज्ड एज मैन्यूअर इन एग्रीकल्चर फील्ड। स्पेंट स्लरी जो होता है इट इज ऑलरेडी डाइजेस्टेड है ना, इसकी डाइजेशन डाइजेस्टर में हुई है, उसके बाद हम इससे बायो फर्टिलाइजर्स एज बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। देन गैस होल्डर जहां पे हम गैस कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डाइजेस्टर ये वाला पोर्शन, ठीक है, सो इट इज 10 to 15 फीट डीप कंक्रीट टैंक जिसको हम डाइजेस्टर कहते हैं। उसके बाद आउटलेट which connects to a pipe that supplies biogas to the nearby household. So recall the use of microbes in farming. हमने क्या क्या अभी तक पढ़ा? हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में पढ़ा, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, सीवेज ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में भी हमने रोल पढ़ा। अब हम फार्मिंग में रोल देखते हैं माइक्रोब्स का। ठीक है, सो आपको याद है ना, हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन में देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस ऑफ एग्रोकेमिकल बेस्ड फार्मिंग, जिसमें हम केमिकल्स को यूज करते हैं, है ना। सबसे पहली बात ये है कि इट इज टू एक्सपेंसिव, है ना। केमिकल्स देखिए, फर्टिलाइजर्स देखिए, पेस्टिसाइड्स देखिए, वीडिसाइड्स देखिए, कितने कॉस्टली होते हैं। एक आम किसान जो है इनको अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। सेकंड ड्रॉबैक इसका ये है कि yield could not be increased further with existing varieties using the conventional method of agriculture। तो अगर आप वही कल्टीवार्स यूज कर रहे हो तो yield आगे इंप्रूव नहीं हो सकती। ठीक है, टॉलरेंस एक किस्म की आ जाती है। ठीक है, सॉयल की फर्टिलिटी जो है रिस्टोर नहीं हो पाती है। ओके, थर्ड मेजर ड्रॉबैक है एग्रोकेमिकल्स काज्ड एनवायरमेंटल एंड हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो प्लांट्स के लिए तो सही है, यील्ड भी इंक्रीज करेंगे, लेकिन बाकी ऑर्गेनिजम्स का क्या? वहां से जो केमिकल्स वॉश आउट होंगे तो वाटर में जितने भी एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए सही नहीं है। हम पानी पीते हैं ह्यूमंस, बाकी एनिमल्स, तो उनके लिए भी सही नहीं है। ठीक है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये नहीं है। ठीक है, दिस इज द लार्जेस्ट ड्रॉबैक। Pesticides are harmful to us and for the environment also, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने स्प्रे किया पेस्टिसाइड्स, है ना, किसी वेजिटेबल पे, वो ऐसे ही रहा, फिर हमने खाया उसको, तो हमारा क्या हाल होगा? हमें इसके लिए एक अल्टरनेट सोर्स ऑफ फार्मिंग चाहिए जिसमें कि इको फ्रेंडली भी हो और यील्ड भी इंक्रीज हो। ऑर्गेनिक फार्मिंग एक अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, आप कभी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में जाओगे, ठीक है, तो वहां पे देखोगे अलग अलग से शेल्व्स लगे हुए हैं।
फ्रूट्स वेजिटेबल्स के, जहां पे लिखे होते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, है ना। सो ये क्या है, व्हाट इज दिस ऑर्गेनिक फार्मिंग, लेट अस स्टडी अबाउट इट। Do you know microbes can be used as an alternate to the pesticides? Let us learn about them. So let us study biocontrol agents and microbes as biocontrol agents. Biocontrol plant diseases and pests. प्लांट में डिजीजेस ना हो, इसके लिए माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं। प्लांट्स पर पेस्ट अटैक ना करें, क्या इसके लिए भी माइक्रोब्स यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस, वी कैन यूज। नाउ किस आधार पे, इनका बेसिक मकसद क्या है, ये कैसे काम करेंगे? दे आर बेस्ड ऑन नेचुरल प्रेडेशन, कि एक नेचुरल मैकेनिज्म जो है, किसी पेस्ट को कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाता है, खत्म करता है, या किसी प्लांट में कोई डिजीज रेजिस्टेंस को बढ़ा रहा है, तो वो हमने मुख्य मकसद लेकर के चलना है उसमें। एंड दे डू नॉट कॉज पॉल्यूशन टू आवर एनवायरमेंट, कंप्लीटली नेचुरल तरीके हैं तो पॉल्यूशन भी नहीं करेंगे। एंड दे डू नॉट इरेडिकेट पेस्ट्स, ऐसा नहीं है कि पेस्ट को जड़ से ही खत्म कर देना सही बात है, नहीं, एक लेवल तक वो मेंटेन रहना चाहिए, एक नेचुरल पॉपुलेशन रहनी चाहिए, क्योंकि वो पेस्ट शायद किसी और भी चीज को खा रहा हो जो हमारे लिए नुकसानदायक है, राइट। सो इसमें क्या हो रहा है, बायो कंट्रोल एजेंट्स जो हैं, दे डज नॉट इरेडिकेट द पेस्ट कंप्लीटली, जड़ से नहीं मिटा देना, बट दे कीप देम अंडर मैनेजेबल लेवल्स, कि उतना है जो मैनेज हो पाए, ठीक है। जब हम पेस्टिसाइड्स ऐड कर रहे हैं, मतलब जब पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, खेत खलिहान में हमने स्प्रे कर दिया, उससे क्या हो रहा है, हार्मफुल पेस्ट तो खत्म हो ही रहा है, बेनिफिशियल स्पीशीज भी खत्म हो रही हैं जो पेस्ट के ऊपर फीड कर रही थी। मान लो कोई एक छोटा कीड़ा है जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, आपने पेस्टिसाइड स्प्रे कर दिया, एक और बड़ा कीड़ा जो आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुंचा रहा था बल्कि उस छोटे कीड़े को खा रहा था जो नुकसान पहुंचा रहा था, तो ये बड़ा कीड़ा भी तो बेचारा मर गया ना उस पेस्टिसाइड से, हार्मफुल केमिकल से। सो व्हेन द पेस्टिसाइड्स आर एडेड, बोथ द स्पीशीज आर गेटिंग इरेडिकेटेड, राइट। बोथ स्पीशीज कौन कौन से, एक तो वो जो फसल को नुकसान पहुंचा रहा है, और एक वो भी जो बल्कि इस नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को खा रहा था। ये हो जाता है जब आप पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं। लेकिन जब हमने बायो कंट्रोल मेथड्स यूज करे, बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या हुआ, जो नुकसान पहुंचाने वाला हार्मफुल पेस्ट है उसकी संख्या काफी कम हो गई। देखो कंप्लीटली खत्म नहीं हुआ, कैन यू सी दिस, हार्मफुल पेस्ट की संख्या काफी कम हुई, लेकिन जो बेनिफिशियल वाला था विच इज फीडिंग ऑन द पेस्ट, उसकी पॉपुलेशन ज्यादा संख्या में बनी रही। तो एक इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहा इनका इस्तेमाल करने से, ठीक है जी। पेस्ट इज कंट्रोल्ड एंड इट इज रिटेनिंग द बेनिफिशियल स्पीशीज। फंजाई किस प्रकार से बायो कंट्रोल एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, देखिए जी इधर एक फंजाई है जी ट्राइकोडर्मा। ये ट्राइकोडर्मा जो है पैथोजेनिक इस फंगस के लिए नुकसानदायक है। इट आइडेंटिफाइज एंड अटैक्स द प्लांट पैथोजेनिक फंगस। कुछ फंजाई हैं जो प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, द सेम टाइम ये फंजाई ट्राइकोडर्मा उस नुकसानदायक फंगस को खत्म कर रहा है, राइट जी, क्लियर है। ऐसे ही ये ट्राइकोडर्मा, इट इज डिस्ट्रॉइंग द नेमेटोड एग्स, नेमेटोड्स आर वर्म्स, एशेलमिंथस में पढ़ा था ना। सो नेमेटोड के अंडे जो है उसे नष्ट कर देती है और वो नेमेटोड प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मतलब एक इनडायरेक्ट फायदा मिल रहा है प्लांट को फंजाई के थ्रू भी। वायरसेस एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, नाउ बैक्यूलोवायरसेस, दे आर न्यूक्लियो पॉलीहेड्रोवायरस। बैक्यूलोवायरसेस किल करते हैं इंसेक्ट्स को और बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स को जो कि प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं। तो हम इन वायरसेस का इस्तेमाल करके इनडायरेक्टली प्लांट्स को बचा सकते हैं इन कीड़े मकोड़ों से जो कि हमारे प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन बैक्यूलोवायरसेस का वर्टिब्रेट्स पर
नॉन आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट्स पर और प्लांट्स पर असर नहीं होता है। मतलब ये बैक्यूलोवायरसेस किसी वर्टिब्रेट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और ना ही आर्थ्रोपोड्स के अलावा बाकी जितने इनवर्टिब्रेट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाएंगे, ना ही ये प्लांट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो बड़ी अच्छी बात है, ये आर्थ्रोपोड्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेंगे। वी कैन यूज लेडी बर्ड्स टू किल द एफिड्स, राइट? That means we are using these arthropods to control the population of aphids. Dragonflies जो हैं मच्छर को खा जाती है। Dragonflies भी arthropods है। देखो, एक arthropod ही दूसरे arthropod को खा जाते हैं। So ladybird is useful to get rid of the aphids. एफिड्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट का सैप सक करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मॉस्किटो हमारा खून चूसते हैं, ठीक है। ड्रैगन फ्लाइज दे आर नेचुरल प्रेडेटर्स ऑफ द मॉस्किटोज, है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा। ट्राइकोडर्मा, ठीक है, एक फंगल स्पीशीज है। इट कैन बी यूज्ड एज बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द प्लांट पैथोजेंस, ठीक है, राइजोस्फीयर में प्रेजेंट होती है, रूट्स में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसी तरह बैक्यूलो वायरस, वायरस की एक ये है, ठीक है, जीनस है। दे आर पैथोजेंस एंड दे अटैक द इंसेक्ट्स एंड अदर आर्थ्रोपोड्स दैट आर हार्मफुल टू द प्लांट्स। दिस वायरस बिलोंग्स टू द न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ठीक है, तो ग्रुप जिसे बिलोंग करते हैं दैट इज न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस। ओके, so these are some of the microorganisms that have some role, ठीक है। they have the natural tendency to fight, okay। what if I tell you the scientists have developed crop varieties which are insect resistant? yes, ठीक है, it is true, it is now possible कि हम ऐसी varieties को डेवलप करें जो कि ऑलरेडी इंसेक्ट रेजिस्टेंट हों। सो याद कीजिए, बैसिलस थ्रंजिनेसिस, ठीक है, नाम तो आपने सुना होगा। ओके, बैसिलस थ्रंजिनेसिस जो है इट इज ए बैक्टीरिया, ठीक है, इसके पास क्या होता है, क्राइजीन्स होती हैं, ठीक है। क्राइजीन्स बनाते हैं क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स, और क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स जो है एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, बीटी टॉक्सिन। ये बीटी टॉक्सिन जो है इट इज हार्मफुल, ठीक है, इट इज हार्मफुल फॉर मेनी ऑर्गेनिजम्स, फॉर पर्टिकुलरली इंसेक्ट्स जो है उनके लिए ये हार्मफुल होता है, ठीक है। सो ये टॉक्सिन कहां से बनता है, बैसिलस थ्रंजेनेसिस से, ठीक है। क्राइजीन क्या होता है? मींस जीन्स तो पता है, पर क्राइजीन क्या होता है? क्राइजीन्स होते हैं क्रिस्टलाइन जीन्स, ठीक है, जो कि क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बनाएंगे, है ना, जीन से प्रोटीन बनता है ना, तो क्राइजीन्स क्राई प्रोटीन्स बनाएंगे। तो सर नॉर्मल जीन और क्राइजीन में डिफरेंस क्या होता है? नॉर्मल जीन्स यार सर ये क्राई एक जीन होता है केवल, नहीं, और वो आपने यहाँ पे क्रिस्टलाइन जो है उसका शॉर्ट फॉर्म है क्राइजीन। yes, 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 yes. क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, इस वजह से क्राइजीन। इट इज जस्ट ए नेम, ठीक है, जैसे आपकी डिस्ट्रोफिन जीन है, बाकी जीन से उनके नाम होते हैं ना, वैसे ही एक क्रिस्टलाइन जीन है, उसका नाम क्राइजीन है। क्रिस्टलाइन को एकदम शॉर्ट फॉर्म में क्राई लिख दिया। यस यस यस, ठीक है, यस सर। ओके, तो देखिए, प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंट कॉटन, जिसको हम कहते हैं बीटी कॉटन। बीटी क्यों, अभी हमने पढ़ा बैसिलस थ्रंजेनेसिस, देखिए ये वाला ऑर्गेनिज्म है ना, बैसिलस थ्रंजेनेसिस क्या प्रोड्यूस करता है, बीटी टॉक्सिन, है ना, क्रिस्टलाइन जीन्स है उसके पास, क्रिस्टलाइन प्रोटीन बनाता है, और क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो है इट इज एक्चुअली ये टॉक्सिन,
है ना? तो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन्होंने ट्रांसजेनिक कार्टन बनाया। ठीक है, ट्रांसजेनिक क्यों? यस, बिकॉज उन्होंने ये जीन्स लिए इस बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रंजिनेसिस से। ठीक है, इन्होंने ये जीन्स यहां से लिए और इसको इंसर्ट किया, इन्फेक्ट किया कॉटन प्लांट को विद बीटी। ओके, ये देखिए न्यूक्लियस है कॉटन सेल्स का, और ये जीन्स इंसर्ट किए इनटू द न्यूक्लियस ऑफ कॉटन प्लांट। उसके बाद टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग जीन्स बीइंग अनकॉर्पोरेटेड इनटू द कॉटन सेल्स, तो बिल्कुल न्यूक्लियस में इनकॉर्पोरेट किए वो जीन्स। उसके बाद जो कॉटन प्लांट डेवलप होगा तो उसके अंदर वो जीन प्रेजेंट होगी, यस, डेवलप्ड इनटू ए होल कॉटन प्लांट। तो ये कॉटन प्लांट जो बना, इट इज रेजिस्टेंट अगेंस्ट द कॉटन बुलवर्म्स, है ना? तो ट्रांसजेनिक कॉटन बना हमारे पास। ट्रांसजेनिक कॉटन में क्या प्रॉपर्टी है, इसके पास है क्राइजीन्स। ये क्राइजीन्स हमने कहां से इनकॉर्पोरेट किए, यहां से, इस बैक्टीरिया से। ठीक है, थ्रू आरडीएनए टेक्नोलॉजी। आप ज़ूलॉजी में पढ़ोगे डिटेल में कि रिकॉम्बिनेंट ऑर्गेनिज्म हम कैसे बनाते हैं, कैसे जीन्स इंसर्ट करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ओके, सो ये कॉटन प्लांट जो है टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। कब टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा? जब ये बुलवार्म जो है, कॉटन बुलवार्म इंसेक्ट जो है, इसको खाएगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल इसने लीफ मटेरियल खाया, वो उसके स्टमक में जाएगा, उसके स्टमक में जाके उसका एल्कलाइन पीएच जो है उसके स्टमक में, ठीक है, तो वहां पे जीन एक्सप्रेशन होगी, क्रायोजीन्स एक्टिवेट होंगे। क्रायोजीन्स क्या बनाएंगे? क्रायो प्रोटीन्स बनाएंगे, क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बनाएंगे। क्रिस्टलाइन प्रोटीन्स बनाएंगे एक टॉक्सिन, बीटी टॉक्सिन, जो कि लिसिस करेगा उसका स्टमक का। ठीक है, स्टमक का लिसिस हुआ तो काम खत्म, जो कॉटन बुलवार्म है उसकी इंस्टेंटेनियस डेथ हो जाएगी। ठीक है, सो बीटी कॉटन is the best example in which microbe BT जो हम यूज कर रहे हैं, बैक्टीरिया जो है, ठीक है, इट इज यूज्ड एज अल्टरनेटिव टू द पेस्टिसाइड। ओके, सो फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप जो कि डेवलप की गई थी इंडिया में अगेंस्ट द इंसेक्ट, इट वाज बीटी कॉटन। गॉट इट? कोई डाउट यहां तक? तो हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं आगे बढ़ने से पहले। सिलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। ओके, तो 9 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, दैट्स ग्रेट, हमारा नंबर इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट, ट्राइकोडर्मा, बैक्यूलोवायरस और बैसिलस थ्रंजिनेसिस, दीज आर द बायो कंट्रोल एजेंट्स। So biocontrol is the use of biological approach to control pests and plant diseases. It is based on the predation in the wild. जैसे wild पे होता है वैसे हम ट्रांसजेनिक में यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के मदद से। बुलवर्म्स याद रखिए, दे आर कंट्रोल्ड बाय द बैसिलस थ्रंजिनेसिस, ये नेचुरली होता है और हमने ये चीज इंड्यूस की इन द कॉटन प्लांट। ठीक है, हमने बीटी कॉटन बनाया, बीटी कॉटन टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जो कि किल कर सकता है इन बुलवर्म्स को। ठीक है, बैक्यूलोवायरस इसी तरह, इट इज ए वायरस दैट इज यूज्ड टू कंट्रोल इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स। ठीक है, तो बैक्यूलोवायरस कैटरपिलर
ईट्स द वायरस पार्टिकल्स जो कि प्लांट पे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सो इन्फेक्टेड कैटरपिलर जो हैं दे विल डाई, और इनके अंदर वायरस पार्टिकल ऑलरेडी रेप्लिकेट होते हैं, वो फिर से डेथ के बाद लिसिस होगी उसकी, और बहुत सारे और वायरस पार्टिकल्स रिलीज होंगे, ओके। साइकिल में कंटिन्यू विद द न्यू कैटरपिलर्स और वायरस पार्टिकल्स परसिस्ट इन द सॉइल। तो इसी तरह ये बैक्यूलो वायरस जो है इट इज ओनली इफेक्टिव अगेंस्ट द कैटरपिलर्स। कोई और ऑर्गेनिज्म अगर इसको खाएगा इंक्लूडिंग ह्यूमंस तो उन पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह ट्राइकोडर्मा की बात करें, फंगस है विच इज यूज्ड टू कम्बैट ए वेराइटी ऑफ प्लांट इन्फेक्शंस, ठीक है। रूट राइजोस्फीयर जिसको हम कहते हैं उसमें पाया जाता है, ओके। कोई भी प्लांट पैथोजन होगा तो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है उस पर अटैक करेगा, आइडेंटिफाइज एंड अटैक्स द प्लांट पैथोजन फंगस। उसके बाद इट इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स वेरियस पैथोजेंस, है ना। तो कोई भी पैथोजन हुआ, निमेटोड्स हुए, बाकी हुए, ठीक है, बाकी फंगस हुए, तो उनको अटैक करके उनकी डेथ करता है, ठीक है। It also destroys the nematode eggs, okay. Let's solve one more question. Dragonflies is to mosquitoes, ladybird beetles is to dash. इस बार 10 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, दैट्स ग्रेट। एक और इंक्रीज, एंड द आंसर इज द एफिड्स। तो देखिए बायो कंट्रोल है ना, जिसके जरिए नेचुरल प्रीडेशन रादर देन इंट्रोड्यूस्ड केमिकल्स हम प्रेफर करते हैं, ठीक है। इट ग्रेटली रिड्यूसेस आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स जो कि हार्मफुल है एनवायरनमेंट के लिए भी, बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए भी। ड्रैगन फ्लाइज को हम यूज कर सकते हैं टू गेट रिड ऑफ मॉस्किटोज, ठीक है। सो ये नेचुरल प्रीडेटर्स हैं एक्चुअली। ए सिंगल ड्रैगन फ्लाई कैन ईट अबाउट 30 to 100 ऑफ मॉस्किटोज पर डे, है ना। एक ड्रैगन फ्लाई की बात हुई, तो बताइए जब वो हजारों लाखों में होंगे तो। Ladybird beetles are useful to get rid of the aphids. They feed on aphid voraciously, मतलब बहुत rapidly ऐसा करते हैं, है ना। तो मैच्योर लेडीबग्स जो हैं दे फीड 20 to 25 aphids per day, है ना। बट उनके लार्वा की अगर हम बात करें, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हैं, है ना। दे कंज्यूम अबाउट 10 times more than the adults, ठीक है। तो जितना एडल्ट्स खाते हैं उससे 10 गुना ज्यादा तो लार्वे ही खाते हैं, एफिड्स, ओके। बैसिलस थ्रंजिनेसिस की बात करें, इट इज माइक्रोबियल बायो कंट्रोल एजेंट यूज्ड टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर्स, ठीक है। तो क्या प्रोड्यूस होता है, बीटी टॉक्सिन, है ना। सो क्या लिखा है इन्होंने, लेपिडोडेप्टेरा ऑर्डर है इंसेक्ट्स का, है ना, उनके इंसेक्ट्स, या फिर डिप्टेरा, ठीक है, सारे टारगेट हैं बीटी टॉक्सिन के, इंक्लूडिंग लेडीबर्ड, ओके, सीलियोप्टेरेंस, बीटल्स जिनको कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं दे आर टारगेट ऑफ द बैसिलस थ्रंजिनेसिस।
कोई डाउट यहां तक? सो फर्टिलाइजर्स की बात करें, दे आर केमिकल्स दैट कंटेन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर प्लांट ग्रोथ। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन में डिटेल में पढ़ा था फर्टिलाइजर्स के बारे में, ठीक है, कैसे एनहेंस की उन्होंने प्रोडक्टिविटी। यस, बताइए, कोई डाउट? सर प्लीज शो मी दी बैक स्लाइड। कौन सा वाला? दिस वन? या सर ये जो बायोटॉक्सिन, ये जो बैक्टीरिया टॉक्सिन है, यहाँ पे दिया Yes. ये जो ऊपर दिए हुए दोनों नेम, ये मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया है कि ये जो दिया हुआ है डायप्थेरेंस जो है वो मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई खाता है, एंड नहीं, डिप्टेरिया से ये बिलोंग करते हैं। डिप्टेरिया जो ऑर्डर है ना, डिप्टेरियंस, या ठीक है, इंसेक्टा का, फाइलम इंसेक्टा है ना, ठीक है, उससे ये बिलोंग करते हैं। दिस वन, ठीक है, ये इन सब के अगेंस्ट इफेक्टिव है। गॉट इट? डिप्टेरियंस हुए, या फिर लेपिडोडेप्टेरा हुआ, या फिर इन बीटल्स की बात करें, इनका आता है सीलोप्टेरेंस। ओके, इन सब के अगेंस्ट इफेक्टिव है बीटी टॉक्सिन। गॉट इट? ट्रिप्सिन्स जो है वो किसको खाता है? वो जो छोटे छोटे होते हैं येलो कलर्स के, उनका क्या नेम था? एफिड्स। जस्ट ए मिनट, ये वाले, इनको तो लेडी बर्ड्स खाते हैं, बीटल्स। यहाँ पे इंसेक्ट्स है ना, जितने भी इंसेक्ट्स, बीटी टॉक्सिन उनके अगेंस्ट इफेक्टिव है। तो ये सारे इंसेक्ट के ही डिफरेंट ऑर्डर्स हैं। डिप्टेरिया हो गया, लेपिडोडेप्टेरिया हो गया, ठीक है, जालजे में आप लोगों ने पढ़ा होगा डिटेल में। ओके, यस। So just like pesticides, fertilizers also pollute the environment in the long term. So हमें इसके लिए भी कुछ अल्टरनेटिव चाहिए। So बायो फर्टिलाइजर है इसका अल्टरनेटिव सोर्स, ठीक है। बट बायो फर्टिलाइजर्स हम क्या कहेंगे? दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट व्हेन एडेड टू द सॉइल दे इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी एंड प्रोमोट द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। स्टूडेंट्स, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा रिसर्च अभी इस चीज पे चल रही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इनहेंस कर सकते हैं, ठीक है। इंडीड बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि नेचुरली सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं। तो उसी को हम उन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज कर सकते हैं जिससे कि सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज हो, कई गुना ज्यादा इंक्रीज हो, और वो ऑर्गेनिज्म एनवायरमेंटल के लिए बिल्कुल भी डेट्रीमेंटल ना हो, ह्यूमंस पे उनका कोई इफेक्ट ना हो, बाकी एनिमल्स पे उनका कोई भी इफेक्ट ना हो, ठीक है। So microorganisms that when added to the soil increases the fertility and promotes plant growth. So let us study about the biofertilizers and what are different examples of the biofertilizers. Biofertilizers, cyanobacteria, azolla and abina. So microbes that are enhancing, ऐसे माइक्रोब्स जो बढ़ा रहे हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल। केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल ना कीजिए, आप बायो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल कीजिए। राइजोबियम के बारे में हमने पढ़ा था, याद है? रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स। यू रिमेंबर अबाउट दिस राइजोबियम, राइट जी? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो फिक्स करता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में होता है, फलीदार पौधे जो हैं, तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। देन एजोटोबैक्टर, याद है, जो फ्री लिविंग है, राइट? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइजोबियम भी और एजोटोबैक्टर भी। सो क्या ये कमर्शियली अवेलेबल है? राइजोबियम मिल जाएगा बाहर से? हाँ जी, बिल्कुल मिल सकता है, वी कैन यूज देम। ऐसे ही फंजाई भी होते हैं बायो फर्टिलाइजर्स के लिए। माइकोराइजा, इफ यू रिमेंबर, जो फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, एसोसिएशन ऑफ द फंजाई विद द रूट्स ऑफ द हायर प्लांट्स, माइकोराइजे। देन Nostoc and Anabina azolla.
जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया है। इन साइनोबैक्टीरिया का भी इस्तेमाल बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है। नाम याद रखते जाइए, अभी अभी मैंने क्या क्या बताए हैं, राइट? एनाबीना, एजोला, नॉस्टॉप. Cyanobacteria, when you are using them, they are adding up to the organic biomass of the soil. पैडी के फील्ड में दिख रहा है आपको? पैडी पता है ना, धान जो होता है. It adds organic biomass to the soil. Cyanobacteria. So rhizobium, nitrogen fixing bacteria, then phosphate solubilizing bacteria, and ये azovita जो है, azobacter, they are common. बायोफर्टिलाइजर्स हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहेंगे डेट इंप्रूव सॉइल्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी. बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, दे आर मेजर सोर्सेस ऑफ बायोफर्टिलाइजर्स. ठीक है. राइजोबियम बैक्टीरिया की बात करें, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिरिलम, साइनोबैक्टीरिया, ग्लोमस एक फंगस है. ठीक है. एक माइकरहिजे है. ठीक है. सो दे आर बेनिफिशियल फॉर द सॉइल. तो राइजोबियम एजोटोबैक्टर का कहाँ रोल है, इंक्लूडिंग एजोस्पेरिलम, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन में. ठीक है. साइनोबैक्टीरिया भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. तो स्टूडेंट सबसे ज्यादा लिमिटेशन नाइट्रोजन की होती है सॉइल में, है ना. ग्लोमस बाकी मिनरल न्यूट्रिएंट्स के लिए हेल्प करता है, फास्फोरस लाइक, है ना. तो ऐसे ऐसे मिनरल न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में प्लांट्स को हेल्प करता है. ओके. कोई डाउट यहां तक? तो हम क्वेश्चन एक सॉल्व करते हैं. सो यू हैव टू मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड. ठीक है. आप नोटबुक पे मैच कीजिए, देन आई विल पोस्ट द ऑप्शंस. ओके. तो मैं ऑप्शंस पोस्ट कर रहा हूं. हियर आर द 4 ऑप्शंस. ओके. तो 7 स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड सो फार. ठीक है. सही जवाब दिए है 8 ने. अब ओके. सो देखिए आंसर है ऑप्शन सी. ठीक है. सो देखिए
फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया की बात करें तो इट इज एजोटोबैक्टर बेजरनिका क्लॉस्ट्रीडियम। ठीक है, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स करते हैं फ्रीली इनसाइड द सॉइल लिथोस्फेयर विदाउट एनी असिस्टेंस, है ना। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसकी एग्जांपल है एलोजीरा। ठीक है, ये भी फ्री लिविंग है बट इट इज ए साइनोबैक्टीरिया नॉट बैक्टीरिया। उसके बाद सिम्बियाटिक बात करें तो राइजोस्बियम फ्रैंकिया, दीज आर द सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। हमने देखा है कि दे फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ लेग्यूम्स, और फ्रैंकिया विद नॉन लेग्यूम्स, दे फॉर्म रूट नोड्यूल्स, है ना। सो इसी तरह देर आर सर्टेन सिम्बियाटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे एनाबीना है। ठीक है, सो Azotobacter, Bejernica, Clostridium, they are free living nitrogen fixing bacteria. They live freely in the soil and they perform nitrogen fixation. इसी तरह बात करें एलोसीरा, एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, फ्री लिविंग साइनोबैक्टीरिया दैट फिक्सेस नाइट्रोजन। They are blue green algae which have property of nitrogen fixation. इसी तरह एनाबीना है, it is an example of symbiosis, है ना। It forms nitrogen fixing symbiosis with Cyanobacterium anabenazola, okay, which is present in the leaf cavity of the fern. ठीक है, तो एनाबीना एक साइनोबैक्टीरिया है, एजोला एक टेरिडोफाइट है। ठीक है, तो एनाबीना एजोला सिम्बियोटिक रिलेशनशिप जो है इट इज फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, दिस इज ए एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस। इसी तरह राइजोबियम फ्रैंकिया, दे आर सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, है ना। राइजोबियम की बात करें, इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रूट नोड्यूल्स ऑफ द प्लांट बिलोंगिंग टू द लेग्यूम फैमिली। इसी तरह फ्रैंकिया की बात करें, इट इज एसोसिएटेड विद द रूट नोड्यूल्स ऑफ सेवरल नॉन लेग्यूम प्लांट्स। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? Okay, let's solve one more question. An example of endomycorrhiza is, बताइए एंडोमाइकरहिजा कौन है? एंडोमाइकरहिजा वो माइकरहिजा है जो सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर ही रहता है। ठीक है, ओके, तो 8 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अब बी, ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज द ग्लोमस फंगे। ठीक है, इट इज नॉट फंगे, इट इज माइकरहिजा। सो माइकरहिजा की बात करें, इट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल और सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद रूट ऑफ ए हायर प्लांट। तो रूट ऑफ द हायर प्लांट्स क्या चाहिए? एसेंशियल मिनरल्स चाहिए। सो फंगे हेल्प करता है इन द अपटेक ऑफ एसेंशियल मिनरल, इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल मिनरल्स थ्रू रूट्स। और फंगे को क्या मिलता है इन रिटर्न? सो सिम्बियोसिस में जरूरी है कि आपको रिटर्न गिफ्ट भी चाहिए, है ना। तो न्यूट्रिशन, शुगर्स, फूड,
फंगी गेट्स फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, तो हो गया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। सो माइकरहिजा जो है इट इज एक्टो एंड एंडो। एंडो की बात करें तो फंगल हाइफे जो है दे रिसाइड इनसाइड द रूट्स, है ना, सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर होते हैं। एक्टोमाइकरहिजा मतलब हाइफे जो हैं दे रिसाइड आउटसाइड द सरफेस ऑफ द रूट्स, तो रूट्स पे ही प्रेजेंट होते हैं एक्टोमाइकरहिजा। ग्लोमस की बात करें, इट इज एंडोमाइकरहिजा। It forms a symbiotic association with plants. Fungal symbiote in this association absorbs phosphorus from the soil and passes it on to the plants. तो phosphorus उन plants के लिए deficient होता है, ठीक है, तो वो colonize करते हैं इन फंगस को, ग्लोमस को। ठीक है, ग्लोमस क्या करेगा, सॉइल से फास्फोरस एब्जॉर्ब करेगा और इस प्लांट के लिए अवेलेबल करेगा। ठीक है, so plants having such associations show other benefits. बाकी क्या बेनिफिट्स होते हैं, सबसे पहले रेजिस्टेंस टू द रूट बाउंड पैथोजन। तो कोई भी पैथोजन अगर रूट कैविटी में आता है तो ग्लोमस इज देयर, ग्लोमस विल टेक केयर ऑफ दैट पैथोजन, है ना, तो किल करेगा, ऑब्वियस सी बात है। ऐसा भी देखा गया है कि सैलिनिटी अगर बहुत ज्यादा है किसी जगह पे, सो दिस फंगे इट प्रोवाइड्स टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्राउट। ठीक है, तो वाटर बहुत कम है तो कभी कभी वाटर एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है ये प्लांट्स को, है ना। ओवरऑल इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जितनी भी प्लांट की ग्रोथ डेवलपमेंट हो रही है उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इस फंगे का। ठीक है, सो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग सच एसोसिएशंस। ओके, सो लेट्स रिवाइज। आज हमने क्या पढ़ा, काउ डंग एंड इट्स यूजेस। तो सबसे बड़ा यूज हमने क्या पढ़ा काउ डंग का, इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस। तो बताइए कौन से बैक्टीरिया होते हैं इन द काउ डंग, व्हाट आर द बैक्टीरिया इनसाइड द काउ डंग?